तो बच्चों इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप ये जानो, मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का सबसे बड़ा अपवाद क्या है? लिंकेज है। लिंकेज उसका सबसे बड़ा अपवाद होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको लिखिए सब लोग। लिखिए जीन्स जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम क्रोमोसोम शो लिंकेज ठीक है ना। वाइल जीन genes found on different chromosome show independent assortment independent assortment। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए बेटा, इसको समझो भी और इसको याद भी करो। क्या लिखे हैं? जीन फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज और जीन फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि एक गुणसूत्र या एक क्रोमोसोम पर जितने सारे जीन पाए जाते हैं, एक क्रोमोसोम पर जितने जीन पाए जाते हैं, सारे जीन आपस में लिंकेज शो करते हैं। ठीक है। और अलग अलग क्रोमोसोम में जो जीन पाए जाते हैं वो आपस में क्या शो करते हैं? वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। अलग अलग क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़े। और मैंने बोला कि एक्सेप्शन अगर बात की जाए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, सबसे बड़ा अपवाद क्या था? तो वो तो लिंकेज था। लेकिन लिंकेज के अलावा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के और भी बहुत सारे अपवाद होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए मेरे साथ में आप लोग ये भी। स्वतंत्र अपव्यूहन के अन्य अपवाद, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया था कि और भी बहुत सारे एक्सेप्शन है इसके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। तो इंग्लिश लिखते हैं, अदर एक्सेप्शन of law of independent assortment चलिए, तो बात की जाए अगर लिंकेज के अलावा और क्या क्या अपवाद हैं इसकी, तो सबसे पहले इसमें जो आता है, कुछ चीजें आप लोग नोट करिएगा, राइट डाउन करिएगा और इसको आप लोग याद भी करिएगा। सबसे पहला जो है दैट इज डुप्लीकेट जीन इफेक्ट। क्या है? डुप्लीकेट जीन इफेक्ट। ये भी अपवाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? डाई हैबिट क्रॉस होता था और डाई हैबिट क्रॉस के बाद F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 आता था। लेकिन यहाँ डुप्लीकेट जीन इफेक्ट वाले क्रॉस में क्या देखा गया? ये भी डाई हैबिट क्रॉस पे होता है और इसमें जब F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो देखा गया तो वो क्या आया था? वो आया था 15:1, 15:1। समझे ना। 9:3:3:1 की जगह पर क्या आ गया? 15:1 आ गया। इसी तरह से और एक अगर एक्सेप्शन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। सब बच्चों याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। देखो,
कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट में जो रेशियो आता है दैट इज 9:7, 9:7। तीसरा जो है दैट इज सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट, सप्लीमेंट्री ठीक है जीन इफेक्ट, सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। बेटा क्या रेशियो आएगा? सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट का रेशियो आएगा 9:3:4, 9:3:4 आएगा। याद भी करते जाना, याद करना बहुत जरूरी है। फोर्थ जो है डेट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी प्रबलता, प्रभावी लिख दे, प्रभावी प्रबलता। बेटा अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात की जाए तो जब ये जो फेनोमेना है, ये जो तरह का क्रॉस इसको जब करवाते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस ये भी है, इसमें जो रेशियो आता है वो आता है 12:3:1, 12:3:1, 12:3:1। और एक और एक्सेप्शन मैं लिख देता हूं यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इनहिबिटरी जीन इफेक्ट, इनहिबिटरी INHIBITORY जीन इफेक्ट, जीन इफेक्ट नोट करते रहेंगे साथ में सारा कुछ। इनहिबिटरी जीन इफेक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं संदमक जीन प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा? संदमक जीन प्रभाव। बात की जाए अगर इनहिबिटरी जीन इफेक्ट की, तो जब ये वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं इस प्रोसेस में, यहाँ पर F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो आता है 13:3, 13:3, 13:3। अब आप देखिए इन सबको तो आपको पता चलेगा कि ये सारे भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के क्या है, ये सारे भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शन है, केवल लिंकेज ही नहीं है। हाँ लिंकेज हमें डिटेल में पढ़ना है, तो हम लिंकेज पे अभी आगे चलकर फोकस होंगे और उसको तो हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे, बट आप याद रखेंगे इन सारी चीजों को भी। ठीक है बेटा, चलो इतना जो मैंने आपको बताया ये सारी बातें, हम लोग मेंडल के थर्ड लॉ के बाद अब उसका एक्सेप्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मेन एक्सेप्शन में मुख्य अपवाद, सबसे बड़ा अपवाद वो तो सहलग्नता यानी लिंकेज है, बट लिंकेज से पहले मैंने ये जो तुमको अन्य अपवाद थे वो भी लिखवा दिए। अब बेटा देखो ध्यान से, लिंकेज को अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो लिंकेज को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि लिंकेज को डिटेल में पढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट और पढ़ना है। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से बेटा? एक हमें पढ़ना है कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म, एलिलिज्म ठीक है ना। एक तो पहले ये पढ़ लो और उसके बाद एक और चीज पढ़नी पड़ेगी हमको जिसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट, प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट, प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट। अच्छा, इन दोनों चीजों को जब हम पढ़ लेते हैं ना तब हम लिंकेज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो बहुत सारे लोग सीधे लिंकेज पढ़ा देते हैं बच्चों को और मल्टीपल एलिलिज्म और प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट को नहीं सही से समझाते और सीधे लिंकेज पर, तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं, आप समझ नहीं पाओगे पूरी तरह से लिंकेज है क्या। तो लिंकेज को समझने से पहले हम इन दो चीजों के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ में आप सब लोग, क्या मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये मैंने हिंट डाल दिया, मल्टीपल, मल्टीपल एलिलिज्म
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पता। क्या बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पता, यही बोलते हैं ना। हिंदी भी याद रखो, बहुयुग्म विकल्पता। अच्छा देखो इसमें कि बहुयुग्म विकल्पता या मल्टीपल, देखो मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था कि हर जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। मेंडल ने क्या बोला था? ए जीन कैन हैव मैक्सिमम टू अल्टरनेटिव फॉर्म। एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो हर जीन के दो पहलू उन्होंने बताए थे। ए जीन कैन हैव मैक्सिमम टू अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी एक जीन के अधिकतम दो युग्म विकल्पी हो सकते हैं। ये मेंडल ने बताया था, नॉर्मली अपनी जेनेटिक्स में ये बताया था, क्लासिकल जेनेटिक्स में। ठीक है ना। आगे चलकर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बेटसन। क्या नाम था? बेटसन। तो ये जो बहुयुग्म विकल्पता वाला जो प्रोसेस है, इस टॉपिक को किसने दिया? बेटसन ने दिया। बेटसन। अच्छा, मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था कि ए जीन कैन हैव मैक्सिमम टू अल्टरनेटिव फॉर्म। बोला था कि नहीं? तो पहले ये लिख देते हैं ना, क्योंकि मल्टीपल एलिलिज्म तभी समझ में आएगा जब मेंडल वाली बात को सुने रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, क्या ए जीन कैन हैव मैक्सिमम टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ये था मेंडल ने क्या बोला था कि एक जीन के अधिकतम दो अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब युग्म विकल्पी एलील हो सकते हैं। एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, यानी ट्रेड्स होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। आप लोग को मैंने पढ़ाया है। जैसे कि जैसे मान लें, आप लोग जानते हैं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? दो है ना इसमें। इसमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म है ना, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। हर जीन के कितने स्वरूप हो सकते हैं भाई? एक तो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, दो ही हो सकता है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझ रहे हो? तो ये सब देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर तुम्हारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मेंडल बता रहे हैं कि हर एक जीन के अधिकतम दो एलील, दो स्वरूप होते हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन अब बेटसन क्या कहते हैं? अब यहां से ध्यान दो। बट बट अकॉर्डिंग टू बेटसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू बेटसन। अच्छा, बेटसन ने क्या बोला? बेटसन ने ये बोला कि किसी जीन के दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। समझा? क्या समझ में आ रहा है? बेटसन ने ये बोला कि किसी भी जीन के दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेटसन, ए जीन कैन हैव मोर देन मोर देन मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, मतलब कि एक जीन के दो से ज्यादा युग्म विकल्पी हो सकते हैं। मेंडल ने बोला था कि एक जीन के अधिकतम दो युग्म विकल्पी हो सकते हैं, और यहाँ पे बेटसन बोल रहे हैं कि एक जीन के दो से ज्यादा स्वरूप हो सकते हैं, या युग्म विकल्पी हो सकते हैं, एलील हो सकते हैं।
अच्छा, ये है मल्टीपल एलिलिज्म। अब अगर और अच्छे से मल्टीपल एलिलिज्म को समझना है तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ध्यान दो क्या लिख रहा हूं कि अगर मल्टीपल एलिलिज्म को समझाना है, समझना है, तो मल्टीपल एलिलिज्म को समझने का एक एक चीज सब लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ये सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना? तो चलिए अब इसमें देखते हैं कैसे मल्टीपल एलिलिज्म होती है ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। तो देखिए यहां पे ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप को और क्या बोलते हो? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हो। क्या बोलते हो? पढ़े हो ना, सबको पता होगा। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, मानव के रुधिर वर्ग को क्या बोलते हो? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हो ना, सबको पता है ना। अच्छा, देखो ध्यान दो, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल होता है जिस जीन से, उसको आई बोलते हैं। तो पहले लिख देता हूं यहां पर और लिखो मेरे साथ में ये चीज कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स कर दो आर कंट्रोल्ड बाई आर कंट्रोल्ड बाई जीन आई। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाई जीन आई। जीन आई जिसके कितने अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे? बेटसन ने बोला था 2 से ज्यादा होते हैं, तो मल्टीपल एलिलिज्म उसी को तो कहेंगे। तो देखो यहां पर आ गया, जीन आई के टोटल जो है 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो किस जीन से कंट्रोल होता है? नाम क्या लिखा मैंने? जीन आई। जीन आई से कंट्रोल होता है। और ये जो जीन आई है, ये जो जीन आई है इसके कितने अल्टरनेटिव फॉर्म है? 3 अल्टरनेटिव फॉर्म। जीन आई के कितने अल्टरनेटिव फॉर्म है? 3। मेंडल के अनुसार ये संभव है? नहीं है। मेंडल के अनुसार ये संभव नहीं है। मेंडल ने बोला था कि एक जीन के अधिकतम कितने स्वरूप होते हैं? 2। लेकिन यहां देखो मानव रुधिर वर्ग के केस में कि मानव का रुधिर वर्ग जिस जीन से होता है तय, उसको जीन आई बोलते हैं और उसके कितने यहाँ पर स्वरूप हैं? 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं? चलो उसको लिख देते हैं। पहला आई ए, दूसरा आई बी, और तीसरा जो स्वरूप है, तीसरा जो अल्टरनेटिव फॉर्म है आई ओ। तो आई ए, आई बी, आई ओ। लेकिन देखो बेटा, तीनों अल्टरनेटिव फॉर्म किसी एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं देखा जा सकता। तीनों अल्टरनेटिव फॉर्म किसी एक जीव में नहीं हो सकते। जैसे मीनाक्षी है, बबीता है, प्रियंका है, मैं हूं। इस तरह से जो क्लास है उसमें अगर मुझे देखना हो ब्लड ग्रुप, तो ये तीनों अल्टरनेटिव फॉर्म केवल मीनाक्षी के अंदर नहीं दिखाई देगी या केवल बबीता के अंदर नहीं दिखाई देगी। इन तीनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूरी क्लास को देखना पड़ेगा, एक पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा। तो ये याद रखना, नोट में ये चीज मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, लिख लो मेरे साथ में सब लोग पहले। ठीक है ना? क्या लिखना है? तो नोट में लिखो, नोट क्या लिखना है? ऑल थ्री फॉर्म्स, ऑल थ्री फॉर्म्स
are not found in a diploid individual। मतलब ये कि किसी एक द्विगुणित जीव में तीनों फॉर्म नहीं हो सकते। भाई हम लोग क्या है, द्विगुणित ही तो है ना, ह्यूमन क्या है, इंसान क्या है, डिप्लॉयड ही बॉडी है ना। तो यही तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक द्विगुणित मतलब 2n, मतलब हम ह्यूमन भी तो 2n है ना, जीव में, एक द्विगुणित जीव में ये तीनों फॉर्म, ये तीनों जो युग्म विकल्पी हैं, तीनों जो फॉर्म्स हैं, वो नहीं हो सकते। तीनों फॉर्म की अगर स्टडी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बबीता, मीनाक्षी, ठीक है ना, इन सब का एग्जाम्पल लेकर समझना होगा। केवल एक के अंदर सब नहीं मिल जाएगा। केवल बबीता को लेकर एग्जाम्पल हम तीनों अल्टरनेटिव फॉर्म को नहीं बता सकते, क्योंकि बबीता के अंदर तीनों अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं है। तो तीनों अल्टरनेटिव फॉर्म एक जीन के तीनों जो स्वरूप हैं, जो उसके युग्म विकल्पी हैं, अल्टरनेट्स हैं, वो एक ही इंसान के अंदर नहीं होते, एक ही बॉडी में नहीं होते। ये मेरे कहने का मतलब, समझ में आ रही बात ना। अब एक चीज ध्यान दो, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट्स वाई, इसलिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एलिलिज्म। अगर हमें मल्टीपल एलिलिज्म का स्टडी करना है, मल्टीपल एलिलिज्म कैन नॉट बी स्टडीड in a individual किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, किसी एक व्यक्ति के अंदर मल्टीपल एलिलिज्म का अध्ययन नहीं किया जा सकता, ये संभव ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा, इट कैन बी स्टडीड only in a population। समझ में आया यहाँ पे क्या है, पूरी क्लास, पूरा समुदाय, समझ रहे हो ना। बबीता, मीनाक्षी, मैं, सबको लेकर ही हम इस एग्जाम्पल को, मल्टीपल एलिलिज्म को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। केवल बबीता को लेकर नहीं, अकेले केवल उसके अंदर एक साथ तीनों स्वरूप नहीं होंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो बेटा ये बहुत जरूरी बात थी जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको याद रखना। क्या याद रखना है, इसको ये याद रखना कि जो मल्टीपल एलिलिज्म होता है उसको हम किसी एक इंसान के अंदर नहीं अध्ययन कर सकते। उसके लिए हमें पूरे पॉपुलेशन, मतलब कई सारे लोगों को, एक समुदाय के अंदर हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लोगों के बीच में जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, किसकी, मल्टीपल एलिलिज्म की, तभी हम उसको कर पाएंगे। किसी एक सिंगल बॉडी के अंदर, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर हम मल्टीपल एलिलिज्म को नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, उसकी स्टडी नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं। और देखिए बात हो रही है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम की, क्योंकि उसी में मल्टीपल एलिलिज्म को हम समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा ब्लड ग्रुप, ठीक है, और यहाँ लिखा जीनोटाइप। तो ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4, ए बी और ओ, ठीक है ना। जरा जीनोटाइप ध्यान दीजिए, जीनोटाइप बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ए का जो जीनोटाइप होता है वो होता है आई ए,
या फिर होता है IA IO, समझे। बी का जो होता है वो है IB या फिर IBIO। ओ का AB का जो होता है वो एक ही जीनोटाइप होता है IAIB। ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। और O का भी एक ही जीनोटाइप होता है IOIO। यानी अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। क्या क्वेश्चन आता है जी? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कितने जीनोटाइप्स कंट्रोल करते हैं, यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप कितने जीनोटाइप्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ठीक है ना, आर कंट्रोल्ड बाई, तो सीधे सीधे मैं आंसर लिख देता हूं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है उनको कितने जीनोटाइप से कंट्रोल करते हैं, तो उनको कंट्रोल करते हैं टोटल कितने, 6 जीनोटाइप से, 6 जीनोटाइप से, है ना। तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर यही हो गया आपका कि ह्यूमन, मानव का रुधिर वर्ग जो होते हैं, इंसानों व्यक्ति के मनुष्य का रुधिर वर्ग जो होते हैं वो टोटल कितने जीनोटाइप्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया क्या कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाई 6 जीनोटाइप्स, 6 जीनोटाइप्स। समझ रहे हो ना इस चीज को। टोटल 6 है ना, जोड़ोगे सबको कितने आएंगे, 6 ही तो आएंगे। टोटल कितने आएंगे जी, 6 आएंगे ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अरे ए के 2 जीनोटाइप हैं, बी के 2 जीनोटाइप हैं, ए बी का 1 जीनोटाइप है और ओ का 1 जीनोटाइप है, तो टोटल कितने हो गए, 6 जीनोटाइप्स हो गए। कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मानव का रुधिर वर्ग ह्यूमन ब्लड ग्रुप कितने जीनोटाइप से कंट्रोल होता है, तो कितने, 6, टोटल 6 जीनोटाइप से कंट्रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा और इसमें हम देखते हैं क्या बात है। एक पॉइंट पहले देखिए, मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म के बीच के, या ऐसे लिखें, मल्टीपल एलील्स के बीच, मल्टीपल एलील्स के बीच क्रॉसिंग ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल एलील्स के बीच क्रॉसिंग ओवर, हिंदी में क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे, जीन विनिमय, जीन विनिमय, ठीक है ना। जब मैंने सेल डिवीजन पढ़ाया था तो वहां पे भी पढ़ाया था इसको थोड़ा सा। तो मल्टीपल एलील्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, कारण क्या है, बिकॉज, शुरू में एक बार बताया था, आज ही बताया था, बिकॉज दे आर फाउंड, they are found on same locus, भाई, because they are found on same locus on chromosome, on chromosome, मतलब कि मल्टीपल एलील्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, मल्टीपल एलील्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दे आर फाउंड ऑन सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम, क्योंकि वो क्या होते हैं, क्योंकि वो एलील एक गुणसूत्र के एक ही लोकस पर पाए जाते हैं, क्योंकि वो एलील्स गुणसूत्र के एक ही लोकस पर पाए जाते हैं, एक समान लोकस पर पाए जाते हैं। लोकस क्या है जी, तो लोकस भी जान लो, अगर लोकस नहीं पता तो बताऊं, लोकस क्या है, वह स्थान, गुणसूत्र पर होता है लोकस, वह स्थान जहां जहां जहां
क्रोमोसोम्स पर जीन पाया जाता है। समझ रहे हो? गुणसूत्र पर वह स्थान जहां पर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। गुणसूत्र पर वह स्थान जहां पर जीन, गुणसूत्र पर वह स्थान जहां पर जीन पाया जाता है, उसी स्थान को क्या बोलते हो? लोकस कहते हो। क्या बोलते हो? लोकस। लोकस कहाँ होगा? क्रोमोसोम पर होगा। क्रोमोसोम पर वह स्थान जहां पर जीन होता है, उसी स्थान को क्या बोलते हैं? लोकस। तो मल्टीपल एलील्स के बीच में क्या लिखवाया? मल्टीपल एलील्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज मल्टीपल एलील्स गुणसूत्र के एक ही लोकस पर पाए जाते हैं, एक ही लोकस पर पाए जाते हैं, इसलिए नहीं होता। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखना जरूरी है। ठीक है ना? धीरे धीरे सब बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी बस सुनो ध्यान से इन सारी चीजों को और इन सबको समझो। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं इसमें, थोड़ा कुछ और बातें देखिए बच्चों। देखो, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर क्या होता है? दो शुगर पॉलीमर्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो शुगर पॉलीमर्स, दो शुगर पॉलीमर्स पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर दो शुगर पॉलीमर्स पाए जाते हैं जो जो बाहरी सतह पर निकले रहते हैं। बाहरी सतह पर निकले रहते हैं। तो आरबीसी के सतह पर कितने शुगर मॉलिक्यूल, कितने शुगर पॉलीमर होते हैं? कितने शर्करा के बहुलक होते हैं? दो। और ये उसकी सतह से बाहर निकले रहते हैं, सतह से बाहर निकले रहते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, मतलब जान रहे हैं ना, ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, जो शुगर पॉलीमर्स है, ये वास्तव में वही एंटीजन है, एंटीजन ए और बी। ठीक है ना? ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली क्या है? ये जो है शुगर मॉलिक्यूल्स ही, ये जो दो शुगर मॉलिक्यूल लिखा है ना, दो शुगर पॉलीमर्स, ये एक्चुअली क्या है? एंटीजन ए और बी है। ये क्या है? एंटीजन ए व एंटीजन बी। शुगर मॉलिक्यूल समझ में आ गया? शुगर मॉलिक्यूल क्या है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। एक्चुअली ये यही है क्या? एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल। अब ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं। देखिए, आई ए व आई बी, ठीक है ना? आई ए व आई बी आई ओ पर प्रभावी है। क्या लिखा बेटा? समझो, ध्यान से समझो इसको। आई ए व आई बी आई ओ पर प्रभावी है। आई ओ पर क्या है? डोमिनेंट। आई ए व आई बी आई ओ पर प्रभावी है। क्यों? क्यों प्रभावी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई ए एंड आई बी, ठीक है ना, बोथ प्रोड्यूस शुगर, बोथ प्रोड्यूस, दोनों क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं। बोथ प्रोड्यूस शुगर विच आर स्लाइटली डिफरेंट। क्या समझे? आई ए और आई बी आई ओ पर प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि आई ए और आई बी दोनों क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। दोनों की शुगर जो होती है वो थोड़ी सी भिन्न होती है। दोनों की शुगर क्या होती है? एक दूसरे से थोड़ा अलग होती है। तो आई ए और आई बी दोनों क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। ठीक है, दोनों शुगर बनाते हैं। शुगर समझ गए ना? एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों शुगर बनाते हैं। और ये शुगर जो है वो थोड़ी सी क्या है? आपस में भिन्न है, थोड़ी सी आपस में भिन्न है। समझ रहे हैं ना इस चीज को?
अच्छा याद रखिए, एक बात याद रखिए कि IA इज डोमिनेंट, IA प्रभावी है, डोमिनेंट किसके ऊपर, ओवर IO। IA किसके ऊपर प्रभावी है, अभी अभी ऊपर भी लिखवाया था ना कि IA और IB IO पर प्रभावी है, तो वही तो फिर से लिख रहे हैं कि IA इज डोमिनेंट ओवर IO। काहे, बिकॉज 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 IA प्रोड्यूस शुगर, बिकॉज IA प्रोड्यूस शुगर, क्योंकि IA क्या बनाती है, शुगर बनाती है, यही तो ऊपर लिखवाया अभी को। तो IA इज डोमिनेंट, IA IO के ऊपर डोमिनेंट होता है, IA स्वरूप IO स्वरूप के ऊपर डोमिनेंट होता है, क्योंकि IA स्वरूप क्या बनाता है, शुगर बनाता है आरबीसी की सतह पर, सरफेस पर, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए बहुत ध्यान से, इसीलिए जब IA IO होता है तो वहां पर जो ब्लड ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, ए। क्या ब्लड ग्रुप लिखते हो, ए ब्लड ग्रुप लिखते हो। तो IA IO का मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप बेटा, ब्लड ग्रुप ए, ए ब्लड ग्रुप। क्यों, क्योंकि IA IO के ऊपर प्रभावी है, क्योंकि IA क्या बनाती है, शुगर बनाती है, इसीलिए IA IO का जो ब्लड ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि IB इज डोमिनेंट, IB इज डोमिनेंट ओवर IO। IB जो है वो क्या है, प्रभावी है, किसके ऊपर, IO के ऊपर। क्यों, बिकॉज बिकॉज IB क्या बनाएगी, शुगर, IB प्रोड्यूस शुगर, बिकॉज IB प्रोड्यूस शुगर, ठीक है ना, समझ रहे हो। IB इज डोमिनेंट ओवर IO बिकॉज IB प्रोड्यूस शुगर। इसीलिए IBIO जब होगा व्यक्ति के अंदर तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। उसका ब्लड ग्रुप क्या लिखोगे, बी, बी मानोगे तो ब्लड ग्रुप उसका बी हो जाएगा, क्योंकि IBIO के ऊपर प्रभावी है, क्योंकि IB के पास शुगर, IB शुगर का निर्माण करती है, इसीलिए हम उसका ब्लड ग्रुप क्या मानेंगे, क्योंकि IBIO के ऊपर प्रभावी है तो इसलिए ब्लड ग्रुप क्या मानेंगे, बी मानेंगे। समझ रहे हो ना। तीसरी बात कि अगर देखो IAIB का मतलब ये हो गया कि यहां पर दोनों शुगर प्रोड्यूस करेंगे, दोनों है, बोथ बोथ प्रोड्यूस शुगर, बोथ प्रोड्यूस शुगर, बोथ प्रोड्यूस शुगर, ठीक है ना, दोनों शुगर प्रोड्यूस करेंगे। यहां पर दोनों फॉर्म क्या है, दोनों IA IB दोनों है ना, तो किसी के अंदर IA IB वाला फॉर्म है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर दोनों जो हैं, दोनों फॉर्म जो है वो क्या करेंगी, शुगर प्रोड्यूस करेंगी, दोनों शुगर प्रोड्यूस करेंगे। अगर दोनों शुगर प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या मानोगे, वो हो जाएगा ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। याद करिए, याद करिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत पहले बताया था, जब मैंने आपको मेंडल का पहला लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो मैंने वहां पे एक अपवाद बताया था, दो अपवाद उसके बताए थे, एक बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक बताया था को डोमिनेंस। याद है को डोमिनेंस, जब मैंने को डोमिनेंस आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि को डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये याद रखिएगा कि ए बी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इसका कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का भी उदाहरण है कौन सा, ए बी रुधिरवर्ग, केवल ए बी रुधिरवर्ग, सारे नहीं, केवल ए बी। तो ए बी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब आपको कोडोमिनेंस आता होगा, नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा।
तो याद रखेंगे बच्चों कि ए बी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। समझ गई बात? चलो ये तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ए बी को डोमिनेंस का सप्रभाविता का क्या है, क्योंकि दोनों फॉर्म जो है एक साथ आ जाती हैं, एक साथ प्रकट हो जाती हैं, इसलिए इसको हम को डोमिनेंस का भी उदाहरण। वैसे पूरा मानव का रुधिर वर्ग जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात? एक कंडीशन और, IOIO भाई, IOIO में क्या हो रहा है? IOIO में बोथ डू नॉट प्रोड्यूस शुगर, कोई शुगर नहीं बना रहा, कोई शुगर नहीं बना रहा। जब कोई शुगर नहीं बना रहा है, इसका मतलब यहां पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। ओ ब्लड ग्रुप। तो कुल मिला के आप देखिए अगर ध्यान से, तो जो मैंने यहाँ पे इतना बताया आपको, तो ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें जो थी, यानी पूरा जो ABO ब्लड ग्रुप था, पूरा ABO ब्लड ग्रुप ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होता है, और ABO ब्लड ग्रुप ही को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, विशेष रूप से AB ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है कि नहीं। केवल AB ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और पूरा ABO ब्लड ग्रुप जो है, पूरा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आपका मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और साथ साथ कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल। तो कोडोमिनेंस की जब बात की जाए तो वहां पर विशेष रूप से केवल AB रुधिर वर्ग कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, बाकी A, B और O ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्या चीज? मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, जिसको बेटसन ने बताया था। बेटसन के अनुसार एक जीन के 2 से अधिक फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ये सारे फॉर्म किसी एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इनका अध्ययन करने के लिए आपको पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे एक उदाहरण उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो जीन आई के द्वारा कंट्रोल होता है, और जीन आई की उन्होंने 3 स्वरूप बताए थे, 2 से ज्यादा, 3, IA, IB और IO, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये जो तीनों स्वरूप हैं ये टोटल 6 जीनोटाइप से कंट्रोल होते हैं, टोटल 6 जीनोटाइप से कंट्रोल होते हैं, और ये मल्टीपल एलील्स जो होते हैं इनके बीच में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्योंकि ये एक ही गुणसूत्र के सेम लोकस पर पाए जाते हैं। लोकस क्या होता है? लोकस वह स्थान होता है जहां पर क्रोमोसोम्स पर जीन पाया जाता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि RBC की जो सतह है उस पर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो बाहरी सतह पर निकले रहते हैं, ठीक है ना। ये शुगर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या है? एंटीजन A और B, ठीक है ना। IA और IB ये दोनों IO पर प्रभावी होते हैं। क्यों प्रभावी होते हैं? IA IO पर क्यों प्रभावी होता है? क्योंकि IA शुगर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए IA IO का ब्लड ग्रुप माना जाता है A। इसी तरह से IB IO पर प्रभावी होता है, क्यों? क्योंकि IB शुगर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए IB IO का ब्लड ग्रुप माना जाता है B। IA IB यहाँ पर दोनों शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, हो जाएगा ना। इसी तरीके से ये जो AB ब्लड ग्रुप सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फॉर्म एक्सप्रेस हो रही हैं, इसलिए इसको कोडोमिनेंस भी कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, मेंडल के पहले नियम के अपवाद में पढ़ाया था, ठीक है ना। और अंत में IO यहाँ पर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं प्रोड्यूस हो रही है किसी के भी द्वारा, इसलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो बनता है वो O बनता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपका क्या था? मल्टीपल एलिलिज्म था, जो मुझे आशा आप लोग को समझ में आया होगा। अब एक चीज और इसमें हमें पढ़नी है, दैट इज प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट। तो ये प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट क्या होता है, इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज लिंकेज। तो हम तो लिंकेज को समझाने के लिए आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों को अच्छे से समझना होगा।